हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीएससी पार्ट 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 3 स्टार्ट किया है एल्केन्स। इसमें आज हम एल्केन्स के भौतिक गुण देखेंगे। एल्केन्स जो है वो प्रथम 4 सदस्य गैसेस होती हैं, उसके बाद 5 से 17 तक के सदस्य लिक्विड्स होते हैं और 18 से ऊपर के कार्बन वाले एल्केन्स सॉलिड होते हैं। एल्केन अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, अतः ये अध्रुवीय विलायक जैसे CCl4, C6H6 में विलयशील होते हैं। एल्केन का क्वथनांक आणविक भार बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है, क्योंकि आणविक भार में वृद्धि से अणुओं का आकार बढ़ जाने से उनके बीच आकर्षण बलों में वृद्धि हो जाती है, जिससे द्रव को गैस प्रावस्था में परिवर्तित करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार समावयवी एल्केनों में सीधी श्रृंखला वाले यौगिकों का क्वथनांक प्राकृतिक यौगिकों की तुलना में अधिक होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, नॉर्मल ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और आइसोब्यूटेन का 12 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी तरह से नॉर्मल पेंटेन का 36 और आइसोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट 28 डिग्री है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भौतिक गुण किस तरह से हमारे एल्केन्स के प्रभावित होते हैं। एल्केनों में श्रृंखला वृद्धि के साथ साथ क्वथनांक में कमी आती जाती है। श्रृंखला वृद्धि से सतही क्षेत्रफल घट जाता है और अंतरा आणविक बल कम हो जाते हैं और द्रव से गैस में परिवर्तित होने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एल्केन के आणविक भार में वृद्धि के साथ साथ गलनांक में वृद्धि होती है। तो ये हमारे एल्केन्स के भौतिक गुण हुए। अब हम एल्केन्स के रासायनिक गुण देखते हैं। एल्केन्स जो है उनकी कमरे के ताप पर सामान्य अभिकारकों जैसे अम्ल, क्षार, ऑक्सीकारकों के प्रति अपेक्षित रूप से स्थायी होते हैं। इनमें कार्बन व हाइड्रोजन की विद्युतीयता में अधिक अंतर नहीं होता। CH बंध का इलेक्ट्रॉन युग्म इन दोनों के बीच समान रूप से वितरित होता है। बॉन्ड इनका नॉन पोलर होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड के पूर्ण रूप से अध्रुवीय होने से एल्केन ध्रुवीय अभिकारकों की उपस्थिति में अप्रभावित रहते हैं। हैलोजिनीकरण, पहली अभिक्रिया, कुछ अभिक्रिया हम यहाँ बता रहे हैं, उसमें से सबसे पहले हम देखते हैं हैलोजिनीकरण। एल्केन सूर्य के प्रकाश पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में तथा उच्च ताप पर क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके विस्थापित उत्पादों का मिश्रण देते हैं। मीथेन के क्लोरीकरण को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है: मीथेन, मिथाइल क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड। यदि इस अभिक्रिया में क्लोरीन को अधिकता में लिया जाता है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड मुख्य उत्पाद है, जबकि मीथेन को अधिकता में लेने पर मेथिल क्लोराइड मुख्य उत्पाद बनता है। इसकी हम क्रियाविधि देखते हैं कि एल्केन का हैलोजिनीकरण मुक्त मूलक श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा संपन्न होता है, जिसमें निम्न पद सम्मिलित होते हैं। श्रृंखला आरंभ करने वाला पद, इस पद में क्लोरीन अणु का समाक्ष विखंडन होने से क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण होता है। श्रृंखला संचरण पद, इस पद में अत्यधिक सक्रिय क्लोरीन मुक्त मूलक मीथेन अणु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन परमाणु निकाल देती है, जिससे मिथाइल मुक्त मूलक का निर्माण होता है। इसके बाद ये मिथाइल मुक्त मूलक क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण करता है। इन पदों की पुनरावृत्ति होती रहती है, इसीलिए इसे चेन रिएक्शन कहते हैं। लास्ट स्टेप है श्रृंखला समाप्त करने वाला पद। इसमें क्लोरीन मुक्त मूलक और क्लोरीन मुक्त मूलक Cl2 बनाते हैं, मिथाइल मुक्त मूलक और क्लोरीन मुक्त मूलक मिथाइल क्लोराइड बनाते हैं और मिथाइल मिथाइल मुक्त मूलक ईथेन बनाते हैं। ये तीनों तरह के मुक्त मूलक हमको ऊपर प्राप्त हुए हैं और ये निम्न तरह से अभिक्रिया करते हैं। एल्केन में विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन की सक्रियता का क्रम टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी होता है। ब्रोमीन एल्केन के साथ क्लोरीन के समान परंतु कम सक्रियता के साथ अभिक्रिया करता है। आयोडीन एल्केन के साथ उत्क्रमणीय रूप से अभिक्रिया करता है। इस अभिक्रिया में बना हाइड्रोजन आयोडाइड एक प्रबल अपचायक के रूप में कार्य करता है। मीथेन प्लस आयोडीन मिथाइल आयोडाइड। इसी तरह से एल्केन का आयोडीनीकरण प्रबल ऑक्सीकारक जैसे HiO3 या HNO3 की उपस्थिति में किया जाता है, तो बनने वाले
को बनते ही हटाता है और आयोडीन हमको प्राप्त होती है। फ्लोरीन अत्यधिक सक्रिय होता है, विशेष परिस्थितियों में एल्केन के साथ विस्फोटक के रूप में काम करता है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि एल्केन का हैलोजिनीकरण जो है वो एक मुक्त मूलक अभिक्रिया के द्वारा होता है और यहाँ पर सूर्य के प्रकाश में एल्केन क्लोरीन से अभिक्रिया करके एल्किल क्लोराइड बनाती है और एल्केन का प्रत्येक हाइड्रोजन विस्थापित होता जाता है और हैलोजन से क्रिया करता रहता है। दूसरी अभिक्रिया हम देख रहे हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन अभिक्रिया में नाइट्रो समूह जो है एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु से प्रतिस्थापित होता है। साधारण ताप पर एल्केन नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, परंतु जब एल्केन और नाइट्रिक अम्ल की वाष्प के मिश्रण को 400 से 500 डिग्री ताप पर गर्म किया जाता है तो एल्केन का एक हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रो समूह से प्रतिस्थापित हो जाता है। यह एल्केन का हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रो समूह से प्रतिस्थापित होकर नाइट्रो एल्केन बनाता है। इथेन नाइट्रीकरण पर नाइट्रो इथेन व नाइट्रो मीथेन का मिश्रण देता है। इथेन नाइट्रीकरण पर नाइट्रो इथेन और नाइट्रो मीथेन का मिश्रण देता है। उच्चतर एल्केन जटिल मिश्रण देते हैं। ये एल्केन HNO3 के साथ नाइट्रोप्रोपेन नाइट्रो इस तरह से नाइट्रोजन के मिश्रण देते हैं। अगली अभिक्रिया है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में जब एल्केन को लंबे समय तक सदुम H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो एल्केन का H परमाणु SO3H से विस्थापित हो जाता है। निम्नतर एल्केन जैसे मीथेन और इथेन यह अभिक्रिया नहीं देते हैं और एल्केन सल्फोनिक एसिड बनता है। अगली अभिक्रिया है ऑक्सीकरण। एल्केन का ऑक्सीजन की अधिक्य में जब उसको गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलते हैं। मीथेन पर ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलते हैं। इन अभिक्रियाओं में उत्पन्न ऊष्मा की बड़ी मात्रा शक्ति का वृहत स्रोत होता है। एल्केन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है। अगर खूब इसका दहन करा जाए तो ये भी हमको प्राप्त होता है। अगली अभिक्रिया है हमारी एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन में जब 6 या अधिक कार्बन वाले एल्केन को उच्च दाब पर एल्यूमिनिया के साथ उत्प्रेरक क्रोमियम वेनेडियम मोलिब्डेनम ऑक्साइड की उपस्थिति में 500 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को साइक्लाइजेशन या समावेशीकरण या डिहाइड्रोजनेशन कहा जाता है। जैसे नॉर्मल हेक्सेन है, ये वायुमंडलीय दाब पर क्रोमियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ बेंजीन बनाती है। इसी तरह से नॉर्मल हेप्टेन है, ये क्रोमियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ 500 डिग्री टेम्परेचर और 10 से 20 वायुमंडलीय दाब पर टॉलुइन बनाती है। ये अभिक्रिया उत्प्रेरकीय सुधारीकरण कहलाती है जो पेट्रोलियम एरोमेटिक यौगिकों का महत्वपूर्ण सूत्र है। क्लोरोसल्फोनीकरण। अगली अभिक्रिया हम देखते हैं क्लोरोसल्फोनीकरण। एल्केन प्रकाश और पिरिडिन की उपस्थिति में क्लोरोसल्फोनिक अम्ल के साथ क्रिया करके एल्केन सल्फोनिक क्लोराइड बनाती है। प्रकाश और पिरिडिन की उपस्थिति में क्रिया करके एल्केन सल्फोनिक क्लोराइड बनाती है। अभिक्रियाशीलता या वर्णात्मकता। हैलोजनीकरण की क्रियाविधि को पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है, परंतु एल्केनों के विभिन्न हैलोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता या वर्णात्मकता को समझने के लिए श्रृंखला अभिक्रिया से संबंधित बहुत से कारकों जैसे अभिक्रिया ऊष्मा, सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण अवस्था, मध्यवर्ती का अध्ययन आवश्यक होता है। तो अभिक्रिया हैलोजनीकरण की क्रियाविधि में हम अभिक्रियाशीलता और वर्णात्मकशीलता को समझते हैं। तो इसके लिए जो हमें टर्म चाहिए, सबसे पहला हम देखते हैं अभिक्रिया ऊष्मा। किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रति मोल अभिकारक द्वारा मुक्त या अवशोषित ऊष्मा की मात्रा को उसकी अभिक्रिया ऊष्मा कहा जाता है। उदाहरण के लिए मीथेन तथा क्लोरीन की अभिक्रिया में मिथाइल क्लोराइड के निर्माण में दो बंध CH3H तथा ClCl का विदलन होने से 104 + 58 = 162 किलो कैलोरी ऊर्जा का उपयोग होता है। इसी प्रकार दो नए बंध CH3Cl तथा HCl के बनने में 84 + 103 = 187 ऊर्जा मुक्त होती है। अतः मीथेन के प्रत्येक मोल की मिथाइल क्लोराइड में परिवर्तन
से 25 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हमने देखा यहाँ पर मीथेन से क्लोरीन की अभिक्रिया से 25 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त हुई है। ये इसकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होने को दर्शाती है। ऊष्मा परिवर्तन डेल्टा एच ऋणात्मक चिन्ह से व्यक्त किया जाता है, जबकि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है और इसको प्लस एच के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसके बाद अगला टर्म है हमारा सक्रियण ऊर्जा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। किन्हीं दो अभिकारकों के बीच अभिक्रिया तभी होती है यदि गतिज ऊर्जा की निश्चित मात्रा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अर्थात किसी अभिक्रिया के होने के लिए आवश्यक है कि अभिकारक एक निश्चित ऊर्जा रोधिका को किसी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। अतः ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिक्रिया होने के लिए टक्कर फलस्वरूप प्राप्त होती है सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। इसका स्रोत गति करते हुए कण की गतिज ऊर्जा होता है, जहाँ एक्सियल बंध का निर्माण 103 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त करता है तथा CH3H बंध के विदलन से 104 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः यहाँ प्रतीत होता है कि अभिक्रिया के होने के लिए केवल 1 किलो कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता है, परंतु ऐसा नहीं होता क्योंकि इस प्रक्रम द्वारा मुक्त ऊर्जा पूर्ण रूप से अन्य के लिए उपलब्ध नहीं होती है। यदि अभिक्रिया होती है तो सक्रियण ऊर्जा के रूप में अतिरिक्त किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्लोरीन की मीथेन के साथ अभिक्रिया मिथाइल मुक्त मूलक बनता है। डेल्टा H1 किलो कैलोरी और सक्रियण ऊर्जा 4 किलो कैलोरी है। यहाँ पर हम इस ग्राफ से देखते हैं कि मीथेन पर क्लोरीन जब अभिक्रिया करता है तो और जो मीथेन रेडिकल और एक्सेल बनता है, इस अभिक्रिया गति की स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ ये दर्शाता है कि एक्टिवेशन एनर्जी का मान 4 किलो कैलोरीज है। इसके बाद मीथेन के ब्रोमीन के बीच ब्रोमीनीकरण की अभिक्रिया को हम निम्न ग्राफ में दर्शाते हैं। किसी अभिक्रिया का वेग, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्रोमीन मीथेन से 104 से मिथाइल रेडिकल बन रहा है, 103 से HBr बन रहा है, लेकिन यहाँ पर 18 किलो कैलोरीज का अंतर है। 18 किलो कैलोरीज जो है वो सक्रियण ऊर्जा का मान है। किसी अभिक्रिया का वेग सक्रियण ऊर्जा के मान पर निर्भर करता है। यदि सक्रियण ऊर्जा का मान कम है तो अभिक्रिया तेजी से संपन्न होती है, परंतु यदि अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान अधिक है तो अभिक्रिया धीमी गति से होती है। मीथेन का क्लोरीनीकरण ब्रोमीनीकरण की अपेक्षा तेजी से होता है। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान कम होता है। इस कारण एल्केन का फ्लोरीनीकरण बहुत तेजी से होता है। एल्केन के विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन के निष्कासन के लिए सक्रियण ऊर्जा के मान निम्न है। इसके बाद रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी, अभिक्रियाशीलता और वर्णनात्मकता से हम क्या समझते हैं। एल्केन के हैलोजन में बनने वाले एल्किल मुक्त मूलक का स्थायित्व उसकी बंध वियोजन ऊर्जा पर निर्भर करता है। जैसे जैसे बंध वियोजन ऊर्जा का मान कम होता है, एल्किल मुक्त मूलक के बनने की सुगमता बढ़ती जाती है। कुल एल्किल मुक्त मूलकों को बंध वियोजन ऊर्जा के मान निम्न है। मीथेन, ये मिथाइल मुक्त मूलक बना, ये हमारा इथाइल मुक्त मूलक बना। तो यहाँ पर मुक्त मूलक बनने में बंध वियोजन ऊर्जा पर जैसे जैसे बंध वियोजन ऊर्जा का मान कम होता है, एल्किल मुक्त मूलक बनने की सुगमता बढ़ती जाती है। यहाँ पर आइसोप्रोपाइल में हम देखते हैं और कम हो गया, आइसोब्यूटेन में हम देखते हैं और कम हो गया। अतः जैसे जैसे मैथिल मुक्त मूलक से आइसोब्यूटिल मुक्त मूलक की तरफ बढ़ते हैं, प्राइमरी से टर्शरी की तरफ जाते हैं, बंध वियोजन ऊर्जा का मान कम होता जाता है और स्थायित्व बढ़ता जाता है। अतः मूलकों का स्थायित्व क्रम मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल और आइसोब्यूटेन है। इस प्रकार हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में हैलोजन द्वारा एल्केन के परमाणु पर किस तरह से अभिक्रिया होगी उसका क्रम है मिथाइल प्राइमरी, सेकेंडरी और
टर्शरी। मीथेन व इथेन में हैलोजनीकरण पर क्रमशः मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड ही देते हैं, क्योंकि इसमें सभी हाइड्रोजन परमाणु समान होते हैं, परंतु प्रोटॉन व आइसोब्यूटेन निम्न व्यवहार दर्शाते हैं। प्रोपेन में 6 प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु तथा 2 द्वितीयक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने प्रोपेन लिया है और प्रोपेन का हैलोजनीकरण हमने 1 क्लोरोप्रोपेन 44% और 2 क्लोरोप्रोपेन हमको 56% प्राप्त हुआ है। तो प्रोपेन के क्लोरीनीकरण में 2 क्लोरोप्रोपेन मुख्य उत्पाद है और के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ उत्पाद का बनना मध्यवर्ती मुक्त मूलकों के स्थायित्व पर निर्भर करता है। 1 क्लोरोप्रोपेन प्राथमिक मुक्त मूलक के द्वारा, 2 क्लोरोप्रोपेन द्वितीयक मुक्त मूलक के द्वारा बनती है। तो एल्केन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की क्लोरीन या ब्रोमीन द्वारा विस्थापन की दरें निम्न हैं। इन मानों से एल्केन के हैलोजनीकरण में प्राप्त समावयवी उत्पादों का अनुपात ज्ञात किया जाता है। उदाहरण के लिए प्रोपेन में क्लोरीनीकरण पर 1 क्लोरोप्रोपेन तथा 2 क्लोरोप्रोपेन प्राप्त होता है। यहाँ हम देखते हैं उत्पादों की मात्रा का अनुपात निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। 1 क्लोरोप्रोपेन अपॉन 2 क्लोरोप्रोपेन 1 डिग्री परमाणु की संख्या अपॉन 2 डिग्री परमाणु की संख्या, जो 1 डिग्री हाइड्रोजन की अभिक्रियाशीलता अपॉन 2 डिग्री हाइड्रोजन की अभिक्रियाशीलता। अतः 1 क्लोरोप्रोपेन तथा 2 क्लोरोप्रोपेन में 6 अपॉन 7.6 अनुपात में बनते हैं। इसकी प्रतिशत मात्रा को निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। 1 क्लोरोप्रोपेन की प्रतिशत मात्रा 6 अपॉन 6 प्लस 7.5 44%। 2 क्लोरोप्रोपेन की मात्रा 7.6 अपॉन 6 प्लस 7.6 मतलब 100%। अतः 100 इज 56%। अतः प्रोपेन के क्लोरीनीकरण से 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन क्रमशः 44% तथा 46% मात्रा में बनते हैं। इसी प्रकार आइसोब्यूटेन में 9 प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु तथा 1 तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। इससे तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु 1 होने पर तृतीयक ब्लोराइड बनने की संभावना 36% है। इस कारण से तृतीयक ब्यूटेन मूलक की सक्रिय ऊर्जा का मान आइसोब्यूटेट मूलक की ऊर्जा से कम होता है। यहाँ पर हम देखते हैं इस डायग्राम में आइसोब्यूटेन के क्लोरीनीकरण के लिए ऊर्जा स्थापित, यहाँ पर हमने आइसोब्यूटेन का क्लोरीनीकरण कराया। तो हमारा ये जो टॉपिक है ये कहलाएगा आपका कि आप अभिक्रियाशीलता और रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी को कैसे देखते हैं और इसमें हमको क्या क्या टर्म्स काम आती है, तथा हमने यहाँ पर मीथेन, इथेन, आइसोप्रोपेन, आइसोब्यूटेन का क्लोरीनीकरण और यहाँ पर हमने 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन का बनना और उसके साथ ही आइसोब्यूटेन में क्लोरीनीकरण के लिए ऊर्जा अवस्थापित का ये डायग्राम देखा। आज मैं आपको इतना ही बताऊंगी, इसके अगला नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे।